और ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। क्लियर? ऋग्वैदिक काल का राजनैतिक जीवन, राजनीतिक जीवन। देखिएगा, राजनीति राजनीति की शुरुआत परिवार से होती है। कहां से होती है जी? परिवार से। और राजनीति परिवार पर ही समाप्त होती है। राजनीति की जो शुरुआत होती है वह परिवार से होती है और राजनीति परिवार पर ही समाप्त होती है। अर्थात ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक जीवन था, इस राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया जेएस विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिएगा, ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। देखिएगा, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक जीवन पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो यह पाते हैं कि राजनीतिक जीवन की जो प्रारंभ अवस्था होती है, जो शुरुआत होती है, शुरुआत परिवार से होती है और प्रारंभ भी परिवार से होती है, समाप्त भी परिवार पर हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिवार क्या थी? परिवार से क्या बनता है? एक कुल बनता है। क्या बनता है? परिवार से एक कुल का निर्माण होता है। जैसे देखिएगा, एक छोटा सा परिवार जब वह बढ़ता है तो वह एक कुल बन जाता है। क्या बनता है जी? वह कुल बनता है। जैसे आप भोजपुरी में जानते हैं, कुल खुट के हमन हमरा। कहा के? हमरे कुल खुट के हमन, मतलब हमारे ही कुल के हैं। वह व्यक्ति जो अमुक व्यक्ति है वो हमारे कुल के हैं, हमारे ब्लड से उनका ब्लड का रिलेशन है, अर्थात कुल बनता है। फिर देखेंगे, कुल के बाद ग्राम, एक ग्राम का निर्माण होता है और ग्राम अर्थात उस व्यक्ति का जो, उस परिवार का जो प्रसार होता है, प्रसार होने के पश्चात क्या बन जाता है जी? ग्राम बनता है। और ग्राम के पश्चात वह 20 बनता है और 20 बनने के मतलब कि 20 के बाद हो जाता है वह जन, अर्थात एक बहुत बड़े जन का निर्माण होता है। और जन का शाब्दिक अर्थ ऋग्वैदिक काल में राष्ट्र होता है और इसके बाद होता है जनपद और जनपद के बाद होता है महाजनपद। जिस 16 महाजनपदों का हम करेंगे पोस्टमार्टम आगे की क्लास में। आइए देखते हैं कि महाजनपद। फिर देखिएगा कि वैदिक काल की यह नहीं है। काजी क्या नहीं है? जनपद और महाजनपद का उल्लेख, जनपद और महाजनपद का उल्लेख वैदिक काल में नहीं है। कहा नहीं है जी? वैदिक काल में नहीं है। तो यह कहां है? उत्तर वैदिक काल में है। कहां उल्लेखित है? उत्तर वैदिक काल में उल्लेखित है। याद रखिएगा कि जनपद और महाजनपद, अर्थात हम जनपद और महाजनपद जब पढ़ेंगे, इसमें 16 महाजनपद पढ़ेंगे और 16 महाजनपदों का जब उल्लेख गुप्ता निकाय में मिलता है, यह जो है इसको पढ़ेंगे हम, तो इसका उल्लेख उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में है। लिखेंगे, उत्तर वैदिक काल की बाद जनपद शब्द की अवधारणा हमें प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल के बाद जनपद शब्द की अवधारणा हमें प्राप्त होती है। आगे लिखिए, राष्ट्र शब्द का ऋग्वेद में, राष्ट्र शब्द का ऋग्वेद में केवल एक बार राष्ट्र शब्द का ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख मिलता है। केवल एक बार उल्लेख मिलता है। यदि संपूर्ण राष्ट्र की अवधारणा, यदि संपूर्ण राष्ट्र की अवधारणा की चर्चा करें तो यदि संपूर्ण राष्ट्र की अवधारणा की चर्चा करें तो
संपूर्ण राष्ट्र की अवधारणा की चर्चा करें तो राष्ट्र शब्द सुस्पष्ट रूप से राष्ट्र शब्द सुस्पष्ट रूप से पहली बात कह सकते हैं, पहली बात महाजनपद काल में, पहली बात महाजनपद काल में परिभाषित होता है। महाजनपद काल में परिभाषित होता है। क्लियर हो गया? अब एक चीज देखते हैं, यहां तक तो बातें बन गई कि राष्ट्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? कितने बार? एक बार। और देखिएगा कि राष्ट्र शब्द का स्पष्ट रूप से पहली बात जो हमें उल्लेख मिलता है वह महाजनपद काल में परिभाषित होता है। सुस्पष्ट रूप से राष्ट्र शब्द कब? महाजनपद काल में। कब जी? महाजनपद काल में। अब एक चीज देखिएगा कि परिवार क्या है जी? परिवार। और परिवार के जो हेड होते थे उसे मुखिया कहा जाता था। वर्तमान में भी कहते हैं ना जी कि मुखिया जी, घर के मालिक कौन? मुखिया। देखेंगे परिवार, इसका प्रमुख कौन था जी? मुखिया। बीस देखिएगा, परिवार हो गया, मुखिया। अब देखिए परिवार में मुखिया, और मुखिया उसे कहते थे गृहपति। क्या कहते थे वो? गृहपति कहते थे। क्या कहते थे? गृहपति। परिवार मुखिया, और मुखिया गृहपति। और यह कुल का मुखिया होता था। क्या होता था? कुल का मुखिया होता था। यह जो व्यक्ति था गृहपति, यह कुल का मुखिया होता था। क्या होता था जी? कुल का। एक चीज देखिएगा कि परिवार में एक मुखिया होता था जो गृहपति कहलाता था। क्या कहलाता था जी? गृहपति। कुल का मुखिया कुल कहलाता था। कुल के जो मुखिया होता था वह कुल। ग्राम के मुखिया ग्रामीण कहलाता था। विश्व के मुखिया विश्वपति कहलाता था। जन के मुखिया जो था वह गोप रक्षक या राजन। क्या कहलाता था जी? गोप रक्षक या राजन कहलाता था। यह जो व्यवस्था थी, यह व्यवस्था वंश परंपरा पर आधारित थी। किस पर? वंश परंपरा पर आधारित थी। फिर देखिएगा राष्ट्र का जो मुखिया होता था वह सम्राट कहलाता था। क्या कहलाता था जी? वह सम्राट कहलाता था। इसको लिखेंगे, राजा ऋग्वैदिक काल में, राजा ऋग्वैदिक काल में कबीले के संरक्षक के रूप में होता था। राजा ऋग्वैदिक काल में कबीले के संरक्षक के रूप में होता था। वह भूमि के स्वामी के रूप में नहीं होता था। वह भूमि के स्वामी के रूप में नहीं होता था। हो गया? फिर एक बार रिपीट करते हैं, सुनेंगे। ऋग्वैदिक काल में जो राजा होता था, जो गोप होता था, जो रक्षक होता था,
व रक्षक, कबीले के सरदार के रूप में, संरक्षक के रूप में कबीली प्रजाति की रक्षा करने के लिए, कबीले समुदाय की सुरक्षा करने के लिए होता था। वह भूमि के स्वामी के रूप में नहीं होता था, वह भूमि का स्वामी नहीं होता था। आगे विदत। विदत यह प्राचीनतम आर्यों की, यह प्राचीनतम आर्यों की, ओ सॉरी, विदत हो गया। यह ऋग्वैदिक आर्यों की, ऋग्वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था है, प्राचीनतम संस्था थी, प्राचीनतम संस्था थी जो आर्यों के ज्ञान विज्ञान से संबंधित थी, जो आर्यों की ज्ञान विज्ञान से संबंधित थी, जो आर्यों की ज्ञान विज्ञान से संबंधित थी। देखिएगा इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। यह विद्या एवं ज्ञान से संबंधित था, यह विद्या एवं ज्ञान से संबंधित था। देखिएगा विदत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में, ऋग्वेद में 122 बार, ऋग्वेद में 122 बार मिलता है, ऋग्वेद में 122 बार मिलता है। क्लियर? अगला हेडिंग करेंगे सभा। सभा देखेंगे ऋग्वैदिक काल में, अब यहां समझिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, सुनिएगा। देखिएगा ऋग्वैदिक काल में बुजुर्ग एवं वृद्धजन की ये संस्था थी। ये लोग गांवों की सामूहिक समस्या का समाधान करते थे। जैसे देखिएगा कि उस काल की यह बुद्धिमान लोगों की और बुजुर्ग लोगों की संस्था थी, जिसमें जो लोग बैठ करके मिल बैठकर गांवों की सामूहिक समस्या का समाधान और निपटारा करते थे। देखिएगा अभी ऋग्वैदिक काल में बुजुर्ग एवं विद्वजनों की संस्था थी, सभा थी। वृद्धजनों की सभा थी, जो कि गांवों की सामूहिक मसलों को, गांवों की सामूहिक मसलों को हल करने की कार्य करती थी, जो कि गांवों की सामूहिक मसलों को हल करने की
कार्य करती थी। क्लियर? अब देखेंगे इसमें क्या क्या है। ये जो सभा है देखिएगा, इस सभा को ऋग्वेद में नरिष्ठा, देखिएगा इसे ऋग्वेद में नरिष्ठा कहा गया है। क्या कहा गया जी? इसे ऋग्वेद में नरिष्ठा, क्या नरिष्ठा कहा गया है। लिखिएगा, महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्राप्त था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार मिलता है। अर्थात सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार जी? 8 बार मिलता है। अगला इसी का, महिलाओं को सभा में भाग लेने का अधिकार था। महिलाओं को सभा में भाग लेने का अधिकार था, इसलिए इन्हें सभावती, क्या जी? इसलिए इन्हें सभावती कहा जाता था। इन्हें सभावती कहा जाता था, इसलिए इन्हें सभावती कहा जाता था। ऋग्वेद में सभावती किसे कहा गया है? महिलाओं को। और क्यों कहा गया है? क्योंकि सभा में इन्हें भाग लेने का अधिकार प्राप्त था, इसलिए इन्हें सभावती कहा गया है। क्लियर? लेकिन एक चीज आता है निकल कर, इसका नोट लिखेंगे। नोट, सभा व समिति, क्या जी? बज रही है घंटियां, टुन टुन टुन। सभा और समिति को नोट लिखिएगा, ऊपर नोट लिख देते हैं। सभा व समिति को ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, कहा जी? अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां, कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसे जी? सभा व समिति को। क्लियर? अगला पॉइंट, एक प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न होगा, ऋग्वैदिक कालीन
ऋग्वैदिक कालीन कौन सी संस्था, ऋग्वैदिक कालीन कौन सी संस्था में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था? ऋग्वैदिक कालीन कौन सी संस्था में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था? तो आप देख सकते हैं यहां आंसर क्या होगा जी, विदत व सभा, विदत व सभा आंसर करेंगे। विदत, विदत एवं क्या, सभा, विदत एवं सभा, इन दोनों में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। अब एक चीज देखिएगा, इसमें विद्वान लोग भाग लेते थे, कौन, विद्वान। लेकिन वही जब हम समिति की चर्चा करते हैं तो समिति जो थी यह युवाओं की सभा थी। क्या थी? युवाओं की सभा थी। जैसे वर्तमान की लोकसभा की हम चर्चा करते हैं, आप लोग पढ़े हैं, तो लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित होकर या मनोनीत होकर जाते हैं, उनकी जो उम्र की योग्यता होती है वह उम्र की योग्यता 25 ईयर्स होती है। जबकि राज्यसभा में जो लोग निर्वाचित होकर जाते हैं या मनोनीत होकर जाते हैं, चाहे वह जिस क्षेत्र से मनोनीत हो, उनकी जो उम्र की योग्यता होती है वह 30 वर्ष होती है। तो वह एक वृद्धजनों की सभा हो गई और लोकसभा युवाओं की सभा होगी। युवाओं की सभा अर्थात उस समय की समिति, और वृद्धजनों की सभा, वृद्धजनों की सभा अर्थात उस समय का विदत व सभा। फिर देखते हैं जो युवाओं की सभा, जो समिति थी, इस युवाओं की सभा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। क्या था जी? वर्जित था, अर्थात इसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। देखिए इसको, एक और नोट लिखिए, नोट, समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। भाग लेने का अधिकार नहीं था। अगला, समिति में युवा वर्ग के लोग शामिल होते थे। इसे वर्तमान के लोकसभा से तुलना कर सकते हैं। इसे वर्तमान के लोकसभा से तुलना कर सकते हैं। अब देखिएगा कि जो लोकसभा होती है, जो राज्यसभा होती है वर्तमान की, ये लोकसभा और राज्यसभा क्यों होती है, सुन लीजिएगा इधर। हेलो, 2 मिनट के लिए। इसलिए होती है कि सरकार के ऊपर नियंत्रण रखे। क्या रखे? सरकार के ऊपर नियंत्रण रखे। अगर ये सदन नहीं होता तो शायद सरकार क्या करती, अपने मन मर्जी जो चाहती सो कानून बनाकर और पारित कर देती। इस कानून को इस सदन से होकर गुजरना पड़ता है। सदन में चर्चाएं होती है, परिचर्चाएं होती है, फिर कानून पास होता है। जब हमारे महामहिम का सिग्नेचर होता है तो वह कानून का रूप धारण करता है, पहले बिल पास होता है। ठीक उसी प्रकार से जो सभा थी और जो समिति था, वह सभा और समिति जो उस समय के राजा होते थे, उस राजा के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य करती थी। क्या करती थी? राजा के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य करती थी कि राजा किसी तरह से निरंकुश ना हो, राजा मन बदलनी काम न करे, राजा जो चाहे सो न कर ले। इसलिए इस सभा और समिति का गठन किया गया था। देखिए क्या ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति, ऋग्वैदिक काल में सभा व समिति राजा के ऊपर
नियंत्रण करने का काम करती थी, राजा के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य करती थी, ताकि राजा किसी तरह से निरंकुश ना हो, राजा किसी तरह से निरंकुश ना हो, राजा की नियुक्ति एवं पदच्युति अर्थात पद मुक्ति, राजा की नियुक्ति एवं पदच्युति भी करती थी। राजा की नियुक्ति एवं पदच्युति भी करती थी। हो गया, नियुक्ति एवं पदच्युति भी करती थी। हो गया जी। आगे हेडिंग दीजिएगा समिति। देखिएगा, समिति जन के समस्त लोग, क्या जी, जन के समस्त लोग इसमें शामिल होते थे, जिसमें युवा वर्ग था, धनाढ्य वर्ग था और ब्राह्मण वर्ग था। क्या था जी? ब्राह्मण वर्ग था, अर्थात महिलाओं को इसमें शामिल होने का, भाग लेने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था। अर्थात हम समिति की तुलना वर्तमान की लोकसभा से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें युवा वर्ग, और राज्यसभा की तुलना किससे जी? सभा से कर सकते हैं कि उसमें क्या, वृद्धजन वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग। देखिएगा, राज्यसभा को बुद्धिजीवियों का सभा क्या कहते हो? बुद्धिजीवी वर्गों का सभा कहा जाता है। जैसे राज्यसभा जाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग आते हैं, ठीक इसके विपरीत जब हम लोकसभा की चर्चा करते हैं, इसके बगल में लोकसभा की चर्चा करते हैं, तो लोकसभा में 25 वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति निर्वाचित होकर या मनोनीत होकर चले जाते हैं। तो आज इसी के साथ इतना ही। आज लेते हैं मिला, होंगे कल सामाजिक जीवन के साथ उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।